नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिरकार आज विस्फोट में वो कौन सी खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। विस्फोट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे ईरान के बेहद चौंकाने वाले हमले की। दरअसल ईरान ने जंग के पहले ही कहा था कि अगर एक भी मिसाइल गिरी तो जवाब बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। ईरान ने मिडिल ईस्ट में भारी तबाही मचाई है। मिडिल ईस्ट के अहम ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। अमेरिकी सैन्य बेस को नुकसान पहुंचाया गया है। इजराइल पर बेहद खतरनाक मिसाइल्स दागी गई है। इसके साथ ही क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से भी अटैक किया गया है। लेकिन अब तो ईरान ने सबसे बड़ा और चौंकाने वाला हमला कर दिया है। ईरान ने सबसे सुरक्षित माने जाने वाले डिएगो गार्सिया पर हमला किया है। आज हम आपको इस हमले के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि कैसे एक मिसाइल से 4000 किलोमीटर दूर तक वार किया गया है ईरान की तरफ से। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर में इजराइल की। दरअसल इजराइल हमेशा से ही ईरान को कमजोर करने की कोशिश करता रहा है। उसने अमेरिका के साथ मिलकर पिछले साल भी 12 दिन तक ईरान पर हमले किए थे और इस बार भी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान में भारी तबाही मचाई हुई है। ईरान के हमलों में इजराइल को जबरदस्त नुकसान हुआ है। उसकी कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। एनर्जी सेक्टर पर हमले हुए हैं और न्यूक्लियर पावर सेंटर तक में आग लगने की खबर आ रही है। अब इजराइल की इकोनॉमी को भी इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज्यादा फायदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हुआ है। अब ये हम क्यों कह रहे हैं और ये फायदा कैसे हुआ है, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे। तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे अमेरिका और इजराइल हमेशा से ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने की कोशिशों में जुटा हुआ है, उसके बारे में कि समझौते के लिए अमेरिका की शर्त है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करे। हालांकि ईरान यह दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को उस पर भरोसा कतई नहीं है। दूसरी तरफ आईएईए ने भी चेतावनी दी है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। इन सब के बीच में ऐसी घटना हुई है जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिकों के कान खड़े कर दिए हैं। सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान ने परमाणु टेस्ट किया है। इस बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बताते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीज फायर के लिए ईरान बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रहा है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, सीज फायर के लिए तैयार नहीं है ईरान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ऐलान कर दिया कि सीज फायर नहीं होगा, जंग का अंत चाहिए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। इस पूरे हमले को लेकर के, युद्ध को लेकर के, बवाल को लेकर के, सीज फायर को लेकर के बार बार बयान आते हैं, जिसमें विदेश मंत्री अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री, इनकी तरफ से ये बयान दिया गया है और कहा गया है कि सीज फायर के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ये जंग अब अंत तक जाएगी, ये उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि एक तरफ ट्रंप ये बार बार कहते हैं कि हम सीज फायर करवाएंगे, फिर दूसरी तरफ वो कहते हैं ये युद्ध लंबा चलेगा। हालांकि उनकी पुरानी आदत है, अपने बयान बदलते हैं, लेकिन अब्बास अरागची ने भी साफ कह दिया है और ये ईरान की तरफ से पहले भी कहा गया था कि हम जब तक अपनी शर्तों को मनवा नहीं लेंगे अमेरिका और इजराइल से, तब तक आप इस जंग को नहीं रोकेंगे। और यही बात एक बार फिर से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की तरफ से दोहरा दी गई है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि यूएस ईरान जंग से जुड़ी हुई कि डिएगो गार्सिया पर ईरान से मिसाइल अटैक किया गया है। ईरान ने इसके लिए बाकायदा 2 मिसाइलों का उपयोग किया है और 2 मिसाइलों से हमला किया है। डिएगो गार्सिया पहले से चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि ये वो जगह है जिस पर ब्रिटिश का पावर है। ब्रिटेन की सरकार पहले ये मना करती रही अमेरिका को कि वो अपने किसी भी बेस का इस्तेमाल उसे नहीं करने देगी, लेकिन इस बेस को जब निशाना बनाया गया है तो ब्रिटेन ने भी अपने हाथ खोल दिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या एक मोर्चे पर ब्रिटेन भी उतर करके खड़ा हो जाएगा, जो ईरान को सबक सिखाते हुए नजर आएगा, क्योंकि डिएगो गार्सिया को निशाना बनाया गया है 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में। आखिरकार वो कौन सी मिसाइल रही जिसका उपयोग किया गया इस जगह को निशाना बनाने में? ये सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रही है जिसका उपयोग किया गया है डिएगो गार्सिया को निशाना बनाने में। हालांकि सफल नहीं रहा ईरान, लेकिन ये चर्चा का विषय जरूर बन गया है कि डिएगो गार्सिया पर हमले की कोशिश और इसके साथ साथ 4000 किलोमीटर लंबी मारक क्षमता वाली मिसाइल का उपयोग। अब इसके बारे में ये बताया गया कि एक मिसाइल में दरअसल तकनीकी खराबी थी, दूसरी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था, इसलिए ये हमला सक्सेसफुल नहीं रहा, सफल नहीं रहा। 2 खबरें, एक ईरान की इच्छा शक्ति को बताती है। ईरान ये कह रहा है कि वो सीज फायर नहीं होने देगा और उस जंग को तब तक जारी रखेगा जब तक कि वो अपनी शर्तों को अमेरिका और इजराइल से मनवा नहीं लेता है। डिएगो गार्सिया को निशाना बनाया गया है, लेकिन डिएगो गार्सिया को निशाना बनाने के बाद आखिरकार ब्रिटेन की तरफ से प्रतिक्रिया क्या आई है, इस रिपोर्ट में देखिए।
ईरान में 28 फरवरी के बाद से जो तबाही बरसनी शुरू हुई वो अब तक जारी है। अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स और मिसाइलें ईरान में तबाही की बारिश कर रहे हैं। ईरान का जर्रा जर्रा कराह रहा है। देश के 8000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हो चुके हैं। ईरान आर्थिक रूप से कई साल पीछे चला गया है। उसे दोबारा बसाने और उसी स्तर तक लाने में अरबों डॉलर की राशि और कई साल का समय लगेगा। इसके बावजूद ईरान का पलटवार अप्रत्याशित है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन अब अमेरिका और इजराइल को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका रही हैं। ईरान ने जंग के पहले ही कहा था कि अगर एक भी मिसाइल मारी गई तो पलटवार कल्पना से भी परे होगा, और अब ईरान ने जो वार किया उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। ईरान ने ब्रिटेन के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सैन्य बेस डिएगो गार्सिया पर हमला कर दिया। ईरान ने हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया सैन्य बेस पर मिसाइल हमला किया। हालांकि यह हमला नाकाम रहा, लेकिन इससे संकेत मिल रहे हैं कि जंग की आंच अब इस क्षेत्र तक पहुंच रही है। खबरों के मुताबिक ईरान ने 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि ये मिसाइलें अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। बताया जा रहा है कि एक मिसाइल उड़ान के दौरान ही फेल हो गई, जबकि दूसरी मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिकी युद्धपोत ने SM-3 इंटरसेप्टर दागा। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि इंटरसेप्शन पूरी तरह सफल रहा या नहीं, लेकिन बेस को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। ईरान के इस हमले को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि डिएगो गार्सिया की ईरान से दूरी करीब 3.5 से 4000 किलोमीटर है, जबकि ईरान के पास मौजूद सबसे लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल सोमर है, जिसकी रेंज 2 से 3000 किलोमीटर ही है। ऐसे में सवाल ये उठा है कि ईरान ने यह हमला कैसे किया। क्या रूस या चीन ने उसे कोई गुप्त मदद पहुंचाई, या फिर इन मिसाइलों को समंदर में मौजूद ईरान के जहाजों से दागा गया, जैसा कि जंग के पहले ही आशंका जताई जा रही थी। क्योंकि अगर ऐसा है तो यकीनन ये अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत खतरनाक खबर है। डिएगो गार्सिया पर जो हमला किया गया है उसके बाद ईरान के हमले पर कई सवाल खड़े हुए हैं, जिसमें पहला और सबसे अहम सवाल यह है कि 4000 किलोमीटर रेंज वाली किस मिसाइल से आखिरकार हमला किया गया है। इस मिसाइल का नाम कौन सा है, ये मिसाइल कौन सी है, कितनी ऐसी मिसाइल है जो कि ईरान के द्वारा बना ली गई है। और बार बार यही तो अमेरिका कह रहा था कि लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल्स बनाई जा रही हैं, जिससे अमेरिका को खतरा है। अब देखिए, क्या ईरान ने सीक्रेट तरीके से अपनी मिसाइल की रेंज बढ़ाई है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उसके पास जितनी भी मिसाइल है, जिसमें सेजल है, खुर्रमशहर 4 मिसाइल है, वो 2500 से 3000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। 4000 किलोमीटर वाली मारक क्षमता की किसी भी मिसाइल का जिक्र आज तक ईरान की तरफ से नहीं किया गया है। क्या डिएगो गार्सिया के पास मौजूद सबमरीन से यह हमला हुआ है, यह भी पूछा जा रहा है कि क्या वहां पर जो सबमरीन मौजूद थी उससे यह निशाना बनाया गया है, या फिर तेहरान में रह करके डिएगो गार्सिया को 4000 किलोमीटर दूर निशाना बनाया गया है। क्या ईरान के पास अमेरिका यूरोप तक पहुंचने की ताकत है, सवाल यह भी बड़ा खड़ा हो गया है। अमेरिका ने बार बार ये कहा था कि मारक दूरी की लंबी क्षमता वाली मिसाइल्स बनाई जा रही हैं ईरान की तरफ से, जिससे अमेरिका को खतरा है। और अगर ये तेहरान से हमला डिएगो गार्सिया तक 4000 किलोमीटर दूर तक किया गया है, तो ये वही खतरे के निशान है जिसकी आशंका बार बार अमेरिका के द्वारा जताई जा रही थी। अहम क्यों है डिएगो गार्सिया? हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन का ये बेस है, अमेरिका और ब्रिटेन का बेस है। फारस की खाड़ी में पहुंचना और हमले करना यहां से आसान होता है। मिड पॉइंट आप इसे कह सकते हैं, वो मिड पॉइंट जहां से लगभग कम दूरी को तय करके पहुंचा जा सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर के लाल सागर, मलक्का स्ट्रेट के ये करीब है, इसलिए डिएगो गार्सिया और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा डिएगो गार्सिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन पर लगाम लगाने के लिए यह महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बेस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कि चीन पर आखिरकार निगाहें यहां पर बैठ करके कैसे रखनी है। अमेरिका के B-2 से लेकर के B-52, B-1B बॉम्बर यहां पर तैनात रहते हैं। इसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर सबमरीन के लिए डीप वाटर पोर्ट है ये डिएगो गार्सिया।
फ्यूल डिपो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कमांड यहाँ पर मौजूद है। पूरे तरीके से इसका विस्तार इस तरीके से किया गया है कि जब भी आवश्यकता पड़े इसका उपयोग तुरंत से कर लिया जाए। इसलिए बार बार अमेरिका कह भी रहा था ब्रिटेन से कि हमें डिएगो गार्सिया दे दो ताकि हम यहाँ से ईरान पर हमला कर सके, लेकिन उसकी तरफ से मना किया गया था। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान इस बेस का इस्तेमाल किया गया था। 1991 के दौरान भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। 2001 में अफगानिस्तान जंग के दौरान भी इसका प्रयोग किया गया था। उस वक्त भी इसे उपयोग में लाया गया था डिएगो गार्सिया को अमेरिका के द्वारा। तो ये इसका पूरा इतिहास है, क्यों ये अहम है, ये उससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी है। इस बीच एक और खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई ये खबर ये है कि ईरान ने अपने विस्फोटक मिसाइल्स का वीडियो जारी कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही हूँ कि मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी हुई विस्फोटक मिसाइल्स का वीडियो जारी किया गया। ईरान के पास जो विस्फोटक मिसाइल्स का जखीरा है, पहाड़ों के नीचे ईरान की जो मिसाइल सिटी है मिडिल ईस्ट में, जंग में ये ताबड़तोड़ मिसाइल यहाँ से दाग रहे हैं। और बार बार मिसाइल सिटी, ये मिसाइल सिटी है उनकी जिसका वो जिक्र करते हैं, जिसके माध्यम से वो ये दम भरते हैं ईरानी कि हमने अभी तक मिसाइल सिटी के द्वार तो खोले ही नहीं है। अभी तक हम जिन मिसाइल्स का उपयोग कर रहे हैं वो सब पुरानी है। अगर हमने मिसाइल सिटी का रुख किया, वहां से मिसाइल दागनी शुरू की, तो ये समझ लेना। जरा ये पहले तस्वीर देख लीजिए, आपको यहाँ पर ईरान का झंडा नजर आ जाएगा, आपको आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीरें नजर आ जाएंगी। ये पूरी मिसाइल सिटी कई किलोमीटर लंबी तक है। ये टनल नुमा मिसाइल सिटी में इतनी मिसाइल्स भरी हुई है कि अगर एक बार में उसे दागने का प्रयास भी किया जाए तो महीनों तक उसे दागा जा सकता है। ये दम ईरान की तरफ से भरा जाता है। आपको याद होगा कि 2025 में जून में जब 12 दिन का युद्ध हुआ था, तब भी इसी तरीके से उनकी तरफ से अपना ये मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया गया था। अब इसी बीच एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। जंग से जुड़ी हुई ये खबर जो है उसमें ये बताया गया है कि यूएस और इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला देखने को मिला है। दोनों ने मिलकर के एक बार फिर से ईरान को निशाना बनाया है। तेहरान में IRGC कमांड सेंटर पर यह हमला किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। 50 से ज्यादा IRGC अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। ये अपने आप में और बड़ी खबर हो जाती है कि 50 से ज्यादा जो IRGC के कमांडर से मारे गए हैं। हाई लेवल मीटिंग के दौरान ये सब कुछ हुआ है। ये बड़ी जानकारी एक बार फिर से आ रही है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान को एक बार फिर से एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि घात लगा करके जो हमला किया है उसकी वजह से एक बड़ा घाव दे दिया है कि IRGC कमांड सेंटर पर हमला करके 50 से ज्यादा IRGC अधिकारियों को मारा जाना, हाई लेवल मीटिंग के दौरान हमला किया जा रहा, यानी कि फिर से उनके जो मुखबिर थे, मोसाद कह सकते हैं आप उसे, CIA कह सकते हैं, जो कि एक्टिव नजर आते हैं, जो ये बार बार जानकारी देते हैं कि कहां पर कौन सी मीटिंग चल रही है। और उस दौरान जब ये हमला करते हैं तो सबसे ज्यादा निष्फिक्र हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उस वक्त अगर हम हमला करेंगे तो बड़े बड़े अधिकारी, कमांडर्स मौजूद होंगे, जिसकी वजह से और ज्यादा हम बड़ा नुकसान कर पाएंगे। और ये बड़ा नुकसान इसी तरीके से वहां पर कर दिया गया है। अमेरिका अपनी शर्तों पर ईरान को समझौते के लिए झुकाना चाहता है। अमेरिका और इजराइल का मकसद है कि ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को खत्म किया जाए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी गुटों को सपोर्ट पर रोक लगी। अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान के 100 से ज्यादा जहाज तबाह कर दिए गए, 8000 से ज्यादा जगहों पर हमले किए गए, लेकिन अब तक अमेरिका कोई ठोस कामयाबी हासिल नहीं कर सका। अमेरिका का मुख्य टारगेट यानी कट्टरपंथी सरकार का तख्ता पलट अब तक नहीं हो पाया और ना ही उसकी उम्मीद टिक रही है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी तो हो ही रही है, लेकिन 60% तक संवर्धित यूरेनियम का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। ईरान का प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट जारी है। खामनेई की मौत के सिवाय ट्रंप के पास ठोस कामयाबी के तौर पर बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बीच ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हम युद्ध विराम नहीं करना चाहते। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका अपने टारगेट को पूरा करने के बहुत करीब है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जब तक युद्ध के मैदान में अमेरिका का पलड़ा भारी है, तब तक सैन्य अभियान रोकने का सवाल ही नहीं। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान पर बेहद कड़े प्रहार कर रहा है। वहीं होर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को होर्मुज की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत यूरोप और एशियाई देशों को ज्यादा है। ईरान पर जबरदस्त मिसाइल अटैक और एयर स्ट्राइक के बीच अमेरिका के पास ग्राउंड ऑपरेशन का विकल्प भी मौजूद है। हालांकि ट्रंप इस विकल्प पर पहले लगाम लगा चुके हैं, लेकिन ये भी तय है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। माना जा रहा है कि चाहे यूरेनियम को जब्त करना हो या ईरान में अपनी पकड़ मजबूत करना हो, अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन करना ही होगा। फिर चाहे अमेरिका ईरान के विद्रोही गुटों को साथ ले या फिर ईरान में सीधे अपने जवानों का। ट्रंप ने कहा कि जब तक अमेरिका ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर लेता, तब तक युद्ध विराम नहीं किया जा सकता। फिलहाल हमारा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया जा चुका है। अब आपको मैप के माध्यम से दिखाते हैं कि इजराइल के हमले के बाद ईरान ने तेल गैस वाले जो इलाके हैं वहां कहां पर हमला किया है, एनर्जी सेक्टर किस तरीके से तंग हुआ है। सबसे पहले आपको ये नक्शे के माध्यम से समझा देती हूं कि वो कौन कौन सी जगह है। अगर इजराइल की बात करूं तो तेल अवीव, सऊदी अरब, इसके बाद कुवैत, ईरान, यूएई, ये जगह है जहां पर सबसे ज्यादा तेल और गैस रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाया गया है। अब वो कौन कौन से तेल गैस रिफाइनरीज है, प्लांट है, उनके बारे में जरा जान लीजिए। इसमें सऊदी अरब की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर रियाद रिफाइनरी है, रेड सी रिफाइनरी है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। इसके बाद यूएई की अगर बात करें तो हबशान गैस प्लांट है, शाह गैस फील्ड है, इसे नुकसान पहुंचाया गया है। इसके साथ ही सऊदी अरब से ही जुड़ा हुआ है रास लफान कतर, यहाँ पर भी नुकसान पहुंचाया गया है, कतर में ये रिफाइनरी है। इसके बाद आता है ईरान में साउथ पास गैस फील्ड, जिसे नुकसान पहुंचाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर मीना अल अहमदी और हाइफा ऑयल रिफाइनरी जो कि तेल अवीव का हिस्सा है, यहाँ पर कल और परसों के दिन में बड़े हमले किए गए हैं, जिसकी वजह से हाइफा ऑयल रिफाइनरी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब इस तरीके से अगर एनर्जी सेक्टर को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो पूरे वैश्विक लेवल पर आखिरकार तेल और गैस की सप्लाई कोई कर कैसे पाएगा। अब जरा एक बार फिर से देख लीजिए, तेल अवीव हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, ईरान हो, यहाँ पर इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं कि सारी की सारी तेल और गैस इंडस्ट्री को सबसे बड़ा झटका दिया जा रहा है। सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं, मिडिल ईस्ट की तो सिर्फ आर्थिक कमर टूट गई है। इसके बाद वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की कमी होने की वजह से वहां पर जगह जगह कोहराम मचा हुआ है। हमने आपको पाकिस्तान की खबर दिखाई थी, वहां तो मर्डर तक हो गए कि तेल पहले कौन भरवाएगा। तो ये सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गई है और ये वजह यही है, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं और उसके माध्यम से समझाते हैं कि आखिरकार साउथ पास गैस फील्ड, ईरान हो, रास लफान हो, इसके अलावा कौन कौन सी वो जगह है जहां पर नुकसान हुआ है। अब बात करेंगे एनर्जी सेक्टर पर हमले के बाद कहां कितना नुकसान हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ पास की, जो कि ईरान में है। 4 गैस ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं और इनकी वजह से पर्यावरण प्रदूषक इस लेवल पर हमारे पर्यावरण में एंटर कर गए हैं कि दशकों तक ये लोगों को बीमार करके रखेंगे, ये रिपोर्ट्स तक कहती हैं। इसके बाद ही साउथ पास से जुड़ी हुई जानकारी ये है कि ये क्षेत्र ईरान की 70 से 75% गैस आपूर्ति करता है, लेकिन यहाँ पर बार बार नुकसान पहुंचाया जा रहा है ताकि ईरान की ये जो क्षमता है उसे खत्म कर दिया जाए और आर्थिक तौर पर उसे तोड़ दिया जाए। अब बात करेंगे कतर के रास लफान की, दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी हब है, जो हमने आपको अभी मैप के माध्यम से समझाया भी। वहां पर भी इसी तरीके से सबसे बड़ा नुकसान किया गया है। कतर में भी अगर मैं कहूं तो बहुत वक्त नहीं हुआ, ये जगह मैं बता रही थी आपको, अगर आप मैप देखेंगे तो ये कतर है, ये रास लफान है और यहाँ पर अभी पिछले दिनों ही हमला किया गया था। और ये जो गैस प्लांट है, या आप समझ लीजिए एलएनजी का जो ये सेंटर है, ये इस तरीके से तबाह हुआ है कि बताया गया था कि इसे ठीक करने में अब लंबा वक्त लगने वाला है। इसके बाद अगर कतर के बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ और जगह की, तो एलएनजी उत्पादन लाइनों को इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ, जो रास लफान में दरअसल हुआ है। यहाँ पर मिसाइल का उपयोग किया गया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये हमला हुआ, जिसकी वजह से एलएनजी को सबसे ज्यादा नुकसान कतर में पहुंचा है। कतर पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। कतर की 17% गैस निर्यात क्षमता को इसकी वजह से खत्म कर दिया गया है। इसके बाद ठीक करने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा मसला है कि 3 से 5 साल का वक्त लग सकता है, यानी लोगों की जो निर्भरता है एलएनजी के इस प्लांट पर तो कम हो जाएगी। सालाना करीब $20 बिलियन के राजस्व का नुकसान इसकी वजह से कतर को होगा और यही तो ईरान की लिस्ट में शुमार है
कि अगर हमें आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाई जा रही है तो हम भी वही करेंगे लोगों के साथ। रास तनुरा सऊदी अरब, सऊदी का ये सबसे बड़ा तेल प्रसंस्करण संयंत्र है। एक बार फिर से आपको मैप के माध्यम से समझा देती हूँ कि रास तनुरा आखिरकार सऊदी अरब में कहाँ है। तो अगर आप देखेंगे सऊदी अरब में, तो इसके साथ ही यहाँ पर साउथ पास गैस फील्ड के बारे में आपने जान लिया, शॉ फील्ड के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सऊदी अरब में जो नुकसान हुआ है रास तनुरा में, वो भी ये कहा जाए कि उसे पीछे ढकेलने के लिए किया गया है तो ये गलत नहीं होगा। रास तनुरा में सऊदी का सबसे बड़ा तेल प्रसंस्करण संयंत्र है जिससे नुकसान पहुंचा दिया गया है। इसके बाद 5.5 लाख बैरल प्रतिदिन इनकी क्षमता है। और अगर रास तनुरा की क्षमता इतनी है तो अब आप ये समझ जाइए कि मिडिल ईस्ट में जब तक हम ये कहते थे कि जहां खोदना शुरू करेंगे वहां तेल निकल जाएगा, वहां तेल निकाल दिया गया है दरअसल, ताकि इनके पास अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ भी ना बचे। इसके बाद ड्रोन हमले की वजह से काम अस्थायी रूप से यहाँ पर रोकना पड़ा है, इसे ठीक नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि ड्रोन अटैक हो रहे हैं, बार बार मिसाइल से अटैक हो रहे हैं। सैमरेफ रिफाइनरी सऊदी अरब की, यहाँ पर भी ये ढांचागत नुकसान इसमें हुआ है। एक और रिफाइनरी है सऊदी अरब की। इसके बाद रुवैस रिफाइनरी यूएई की है जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है, इसे भी नुकसान पहुंचाया गया है। ये मिडिल ईस्ट में ईरान पर जो हमले हो रहे हैं, ईरान बदला ले रहा है बाकी देशों पर हमले करके कि अगर हमारी गैस तेल रिफाइनरी को बर्बाद किया जाएगा तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने जहां जहां सैन्य बेस बनाए हुए हैं उसके जो मित्र राष्ट्र है वहां पर हमला करके उनकी आर्थिक ढांचे को भी तोड़ देंगे और वही किया जा रहा है। एहतियातन इसे बंद करना पड़ा है रुवैस रिफाइनरी को, एहतियातन ये बंद हो गई है जिसकी वजह से उनके खर्चे भी कटौती होगी। ईरान फिर से वही, ईरान से लेकर के सऊदी अरब तक, सऊदी अरब से लेकर के कतर तक, कतर से लेकर के तेल अवीव तक, हर जगह इस कदर नुकसान पहुंचाया गया है कि अब बाकी देशों को, अमेरिका को मनाना पड़ जाए कि अमेरिका पीछे हटे ताकि यह युद्ध रुक सके। तो ये पूरा कहां कितना नुकसान हुआ है उससे जुड़ी हुई जानकारी थी। अब जरा आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं जो कि मिडिल ईस्ट में जंग से जुड़ी हुई आ रही है। खबर यह है कि ईरान के और हमले से इजराइल दहला हुआ है। ईरान ने तेल अवीव पर हमला कर दिया। तेल अवीव को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, हाइफा को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अब ईरान ने जो हमला किया उससे इजराइल दहला है। तेल अवीव पर ईरानी मिसाइल्स की बौछार की गई है जिसके बाद तस्वीरें कुछ यूं हो गई है। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जंगल जल रहा है, लेकिन ये मिसाइल की वजह से जो अटैक हुआ है, जो ड्रोन हुआ है, उसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो गया है। एक बार ये फुल स्क्रीन हम आपको तस्वीरें दिखाते भी है और इन धमाकों की जो गूंज है वो भी सुनवा देते हैं। मिसाइल देखी है उसके साथ साथ इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका, इस वजह से ये नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। अगर इसे इंटरसेप्ट कर लिया जाता हवा में तो शायद ये इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया गया। इंटरसेप्टर्स की कमी हो गई है इजराइल के पास, इसीलिए बार बार ये कहा जाता है, इसलिए इजराइल को ये बड़ा नुकसान हुआ है। अब ईरान का इजराइल पर एक और बड़ा हमला देखने को मिला जो कि हाइफा पोर्ट पर किया गया है, जिसकी वजह से पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। हाइफा पोर्ट हो, हाइफा रिफाइनरी हो, तेल रिफाइनरी हो, वहां पर जबरदस्त नुकसान की बात कही जा रही है। उसकी तस्वीरें ईरान की तरफ से बार बार जारी की जा रही हैं कि हमने भी इजराइल में सब कुछ उजाड़ दिया है। तेल अवीव को हमने नुकसान पहुंचा दिया है, हाइफा को हमने नुकसान पहुंचा दिया है, हाइफा पोर्ट को हमने नुकसान पहुंचा दिया है, हाइफा की गैस रिफाइनरी को हमने नुकसान पहुंचा दिया है। तो उसकी तरफ से भी जबरदस्त पलटवार किए जा रहे हैं। अब कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं आपको कि हाइफा पोर्ट में आखिरकार हुआ क्या है। हाइफा पोर्ट की तस्वीरें आपको जरा दिखा देती हूँ। यहाँ पर आसपास कुछ जलते हुए जो आप ये निशान देख रहे हैं, पोर्ट पर रखा हुआ जो आप सामान देख रहे हैं, ये हाइफा से ही तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं कि यहाँ जो विस्फोट हुआ उसकी वजह से आग लगी हुई नजर आती है। ये आसपास देखिए किस तरीके से इस पूरी जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अब ये विस्फोट जो आप देख रहे हैं, ये जो धमाके की आवाज आप सुन रहे हैं, ये बताता है कि इंटेंसिटी कितनी जबरदस्त थी और नुकसान पहुंचाने का जो प्रयास था वो कितना जबरदस्त था। इसकी वजह से इजराइल का हाइफा पोर्ट पूरी तरीके से तबाह हो गया है, पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी है। अब दो खबरें हैं। एक खबर यह है कि ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया, जो मिसाइल उनकी तरफ से भेजी गई, इजराइल उसे इंटरसेप्ट करने में नाकामयाब रहा। दूसरी खबर यह है कि इजराइल के ही हाइफा पोर्ट पर एक और अटैक किया गया जिसकी वजह से पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है और उसकी तस्वीरें भी आ रही है। अगर कोई कहे कि इस पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ इजराइल ईरान का नुकसान कर रहा है तो ऐसा नहीं है। ईरान भी जिस तरीके से जबरदस्त प्रहार कर रहा है इसके बारे में शायद इजराइल ने सोचा नहीं था।
शायद उसने ये आकलन ही नहीं किया था कि उसके राष्ट्र में कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ हमला कर दिया गया। और अब जब ये हमले हो रहे हैं तो इजराइल भी सोच रहा है कि इतनी इंटेंसिटी, इतनी दिन तक इनका टिक जाना, इतनी मिसाइल्स बरसाना उनके लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो रहा है। ईरान की मिसाइलें इजराइल में जबरदस्त तबाही मचा रही हैं। इजराइल के यरूशलेम, तेल अवीव, हाइफा और डिमोना तक ईरानी बारूद बरस रहा है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपनी सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये मिसाइल हवा में ही अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। साथ ही अब एक से ज्यादा वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। ये मिसाइलें हवा में ही फटकर कई छोटे छोटे बमों को रिलीज कर देती हैं, जो अलग अलग टारगेट पर तबाही मचाते हैं। ईरान की मिसाइलें अमेरिका के सैन्य ठिकानों, एनर्जी सेक्टर, रिहायशी इलाकों और राजनीतिक रूप से अहम ठिकानों को तबाह कर रही हैं। हालांकि इजराइल का दावा है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को मार गिरा, लेकिन कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों और क्लस्टर बमों ने भारी तबाही मचाई। बताया जा रहा है कि ईरान के हमलों की वजह से अब तक इजराइल में लगभग 20 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक 3700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ईरान के हमलों के बीच इजराइल में हालात ऐसे हो गए हैं कि कई अहम शहरों में भी लोग बंकरों में रहने को मजबूर हैं। तेल अवीव जैसे शहरों में लोग थकान और नींद की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि रात भर सायरन बजते रहते हैं। संघर्ष के कारण अब तक इजराइल के अंदर हजारों लोग विस्थापित हुए। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा विस्थापन तेल अवीव से हुआ। यहां अब तक का 1400 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, जबकि बेत शिमेश में 1000 से ज्यादा लोगों ने अपना घर छोड़ा। कई शहरों में दुकानें और बाजार बंद हैं और पर्यटन पूरी तरह ठप हो गया। जंग ने इजराइल की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डाला। इजराइल के वित्त मंत्रालय और सेंट्रल बैंक के मुताबिक अब तक का करीब $6 बिलियन यानी लगभग 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। केवल मिसाइल से क्षतिग्रस्त इमारतों की मरम्मत और व्यवसायों को मुआवजे के लिए लगभग 10 बिलियन शेकेल यानी लगभग $2.7 बिलियन की जरूरत है। अब ऐसा नहीं कि ये नुकसान सिर्फ इजराइल में किया जा रहा है, इसके अलावा ईरान बहुत जगह बारूदी बारिश करते हुए नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट की और भी कंट्री पर वो बारूद बरसा रहा है। कौन कौन सी वो जगह है, कौन कौन से वो राष्ट्र हैं जिन पर ये बारूदी बारिश हो रही है, उसके बारे में जरा जान लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बहरीन की, जहां पर 375 से ज्यादा अटैक किए गए हैं, जिसमें ड्रोन इंटरसेप्ट हुए 240 और मिसाइल इंटरसेप्ट हुए 135, यानी हमलों को नाकामयाब किया गया है। अब बात हम करेंगे कुवैत की, यहाँ पर मिसाइल इंटरसेप्ट हुई है 285 से ज्यादा और ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं 500 से ज्यादा, यानी इतने हमले यहाँ पर किए गए थे, जिसमें से बहुत सारी ड्रोन को और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया है। लेकिन बावजूद इसके कुवैत में भी अच्छा खासा नुकसान ईरान की तरफ से किया गया है, खासतौर पर जो तेल रिफाइनरी है, जो LNG प्लांट है। उसके बाद आता है सऊदी अरब का नंबर, यहाँ पर कुल अटैक हुए हैं 175 से ज्यादा, मिसाइल जो इंटरसेप्ट की गई है वो है 25, ड्रोन जो इंटरसेप्ट किए गए हैं वो है 151। बात अब हम जॉर्डन की करेंगे। जॉर्डन को भी बख्शा नहीं गया है ईरान की तरफ से। यहाँ कुल अटैक हुए हैं 78 से ज्यादा, जो मिसाइल इंटरसेप्ट हुई हैं वो है 18 से ज्यादा और जो ड्रोन इंटरसेप्ट हुए हैं वो है 60 से ज्यादा। अब बात करेंगे इजराइल मिसाइल अटैक की। इजराइल पर कितने हमले अब तक हुए हैं? हमलों की संख्या तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो मिसाइल अटैक हुए हैं उसमें 390 से ज्यादा मिसाइल्स दागी गई हैं, जिसमें बहुत सारे क्लस्टर मिसाइल्स भी रही है, यानी 390 से बहुत ज्यादा हम इसे कह सकते हैं। जो ड्रोन से हमले किए गए हैं वो 600 से ज्यादा हमले किए गए हैं और इसके साथ साथ प्रॉक्सी संगठन यानी हिजबुल्लाह और हूती की तरफ से जो हमले हुए हैं वो 2000 से ज्यादा हमले किए गए हैं। तो ये उसका बारूद है जो कि वो अलग अलग राष्ट्र पर बरसाते हुए नजर आ रहा है। अब खबर ये है मिडिल ईस्ट से कि ईरान का इजराइल पर एक और बड़ा हमला देखने को मिला है। खैबर शिकार मिसाइल का इस्तेमाल इस दौरान किया गया है। तो ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को निशाना बना लिया है।
ईरान लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। युद्ध का आज 22वां दिन है, उसके बाद भी ये हमलों की फ्रीक्वेंसी को लगातार बढ़ाया जा रहा है। ईरान ने इस बार जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया है उसका नाम है खैबर शिकान मिसाइल, जिसका इस्तेमाल उसकी तरफ से किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा बारूद बरसा करके वहां पर नुकसान और ज्यादा किया जा सके। और ये नुकसान बार बार दिखता भी है, तेल अवीव में भी दिखता है, हाइफा में भी दिखता है। अब ये खैबर शिकान मिसाइल से जो हमला किया गया है उसकी वजह से देखिए किस तरीके से यहाँ पर आग जो है वो कई किलोमीटर ऊपर आसमान में उड़ती हुई उसकी लपटें देखी जा सकती है। इसे कई किलोमीटर दूर से रिकॉर्ड किया जा सकता है, कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है, क्योंकि ये लपटें आसमान में ऊंची ऊंची उड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये खैबर शिकान मिसाइल की वजह से हुआ है। कितनी जबरदस्त तबाही एक मिसाइल ने लाई हो, और ये बार बार मिसाइल से ही तो अटैक सबसे ज्यादा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इजराइल में, मिडिल ईस्ट में जो हमले किए जा रहे हैं वो मिसाइल और ड्रोन से ही किए जा रहे हैं। मिसाइल जो कि पावर है इजराइल का, ईरान का, इसके साथ जो ड्रोन है वो सस्ते भी होते हैं और हमला करने में सक्षम होते हैं कि टारगेट पर जहां फिट करेंगे वहां जाकर के वो हमला कर देंगे। सस्ते होने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं होता है। अब युद्ध से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बता देते हैं जो ये कहती है कि ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा हमला देखने को मिला। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर भी बड़ा हमला कर दिया है। जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, अमेरिका के दूतावास से अमेरिका की जो प्रॉपर्टी है अन्य देशों में, वहां पर हमले किए जा रहे हैं। अब इराक में मौजूद जगह पर यह हमला हुआ है। बगदाद में यूएस लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कैंप पर यह हमला किया गया है। तो ये हमले लॉजिस्टिक सपोर्ट पर हो, बिल्डिंग्स पर हो, यानी अगर ये अमेरिका की बिल्डिंग्स है, अमेरिका को लॉजिस्टिक सपोर्ट है, अमेरिका का एयरबेस है, तो वहां पर हमला तय है। वो चाहे मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री में क्यों ना हो। और अब तो 400 किलोमीटर दूर तक अगर ईरान निशाना बना रहा है तो ईरान की नजर बहुत दूर चली गई है कि अमेरिका ने जहां जहां पर अपने बेस बनाए हुए हैं, जहां जहां पर वो दम दिखा रहा है ईरान को, वहां वहां पर उसे मात दी जाएगी। और ये मात बार बार देखने को मिलती है जब वो मिसाइल अपनी लॉन्च करता है, जब वो अपने ड्रोन्स को भेजता है। अब ये दो तस्वीरें देख लीजिए और समझ जाइए कि ईरान किस कदर आग बबूला इस युद्ध में नजर आ रहा है, जो इजराइल में भी भयंकर तबाही ला रहा है। तो इसके साथ साथ जो लॉजिस्टिक सपोर्ट से अमेरिका के, उसे भी वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने पर तुला हुआ है। ये दो खबरें ये बताती है कि जो इजराइल ने कसम खाई थी उसे कहीं ना कहीं ईरान पूरा करते हुए नजर आ रहा है। इजराइल और अमेरिका ये कह रहे थे कि जब तक हम ईरान को घुटनों पर नहीं ला देंगे तब तक हम रुकने वाले नहीं है। लेकिन अब सच बदल चुका है इस युद्ध का। इस युद्ध का सच दरअसल ये हो गया है कि जब तक ईरान ना चाहे ले तब तक ये युद्ध अब समाप्त नहीं हो सकता है। ईरान के हमलों से भले इजराइल तबाह हो रहा हो, मिडिल ईस्ट में बारूदी बारिश हो रही हो, दुनिया के लिए अहम तेल और गैस के ठिकाने धुआं धुआं हो रहे हैं, लेकिन इस जंग में इजराइल के पीएम नेतन्याहू फायदे में रहे। जंग की आग में उनकी कई मुश्किलें खाक हो गई। मिडिल ईस्ट में इजराइल ही एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, हालांकि अब तक उसने इसे स्वीकार नहीं किया है और उसकी ताकत को चुनौती केवल ईरान देता है। नेतन्याहू 1990 के दशक से कह रहे थे कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बिल्कुल करीब है। 2012 में संयुक्त राष्ट्र में वो बम का पोस्टर तक लेकर पहुंच गए थे। इजराइल हमेशा से ही जानता था कि वो ईरान से अकेले नहीं जीत सकता और इस बार नेतन्याहू ट्रंप का साथ लेने में कामयाब हो गए। इन हमलों को लेकर नेतन्याहू का दावा है कि ईरान की परमाणु क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तबाह हो गया, उसका प्रॉक्सी हिजबुल्लाह भी कमजोर हो गया है। जंग की वजह से नेतन्याहू को सबसे बड़ा फायदा हुआ कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले अब दबते जा रहे हैं। एक आरोपी से वो वॉर हीरो बनते जा रहे हैं। दरअसल नेतन्याहू के खिलाफ 2019 से 3 अलग अलग भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें दोषी पाए जाने पर उन्हें 10 साल की जेल भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि हमास के हमलों के बाद से लगातार मुकदमे में देरी होती रही। पीएम नेतन्याहू ने राष्ट्रपति हरगोज से माफी की मांग की थी। उन्होंने देश के लिए काम करने का तर्क दिया। हालांकि न्याय मंत्रालय ने कहा कि मुकदमा चल रहा है तो माफी ठीक नहीं। खबरों के मुताबिक 2022 के आखिर में नेतन्याहू ने जीत के बाद न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश की। इजराइल की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। सरकार ने मीडिया पर भी नियंत्रण का प्रयास किया। हालांकि जंग के दौरान विपक्षी पार्टियां भी सरकार के पक्ष में आ गई। नेतन्याहू पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगा।
ईरान से जंग शुरू होने के बाद से वेस्ट बैंक और गाजा में भी लोग मारे गए, लेकिन ईरान की मिसाइलों से आलीशान इमारतें मलबे में क्या बदली, उनके नीचे नेतन्याहू पर लगे आरोप भी दफन होते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जंग से पहले नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी कम होती दिखी, लेकिन अब उनकी लोकप्रियता बढ़ती दिख रही है। जाहिर है कि जो नेतन्याहू आरोपों को साबित होने पर जेल जा सकते थे, आज जंग के दौरान देश के हीरो बन गए हैं। और अब खबर आग से जुड़ी हुई, क्योंकि दुनिया में तेल संकट पर यह खबर आ रही है कि ईरान ने अतिरिक्त कच्चा तेल देने से इनकार कर दिया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आग से जुड़ी हुई खबर है कि दुनिया में तेल संकट पर ईरान ये कह रहा है कि वो अब कोई अतिरिक्त कच्चा तेल नहीं देने वाला, किसी को नहीं देने वाला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार को कच्चा तेल देने से उसने साफ तौर पर इनकार किया है। ईरान की अतिरिक्त तेल नहीं देने की दलील है यूएस ने ईरानी तेल से प्रतिबंध हटाए जाने के संकेत भी दे दिए हैं। ये दरअसल एक प्रेशराइज्ड प्रैक्टिस है, जिसके तहत सबसे पहले ईरान ने यह मना किया कि वो कोई भी कच्चा तेल अतिरिक्त नहीं देगा, जिसकी वजह से यूएस ने यह संकेत दिए हैं कि वो ईरानी तेल पर से प्रतिबंध हटा सकता है। हालांकि ये खबरें पहले भी हमने आपको विस्फोट में दिखाई थी कि प्रतिबंध कभी भी ईरान के तेल से हटाया जा सकता है और यूएस को यह कदम उठाना पड़ेगा। अब ऐसी परिस्थितियां बना दी गई है ईरान की तरफ से कि ना चाहते हुए भी ईरान को ये फैसला लेना पड़ा, और अब अमेरिका को भी ना चाहते हुए जल्द से जल्द ईरानी तेल से प्रतिबंध हटाना होगा। जो खबरें हैं वो ये बताती है कि पोर्ट पर हजारों लाखों बैरल तेल रखा हुआ है, लेकिन कोई जाने के लिए वहां पर तैयार नहीं है, क्योंकि किसी को यह भरोसा नहीं है कि वहां से वो सुरक्षित निकल आएगा। अब ईरान खुद कह रहा है कि कच्चा तेल नहीं देंगे, जितना चाहिए मांग लो, नहीं देंगे। अब खबर यह है कि ईरान का इजराइल पर एक और बड़ा अटैक देखने को मिला है, जो कि मध्य इजराइल पर हुआ है। मध्य इजराइल पर मिसाइल से हमला किया गया। इस दौरान क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल से हमला किया गया है। मध्य इजराइल में यह मिसाइल से हमला किया गया है, और इस दौरान भी क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। आप जो ये आसमान में तस्वीरें देख रहे हैं, ये दरअसल क्लस्टर से गिरता हुआ वो आप कह सकते हैं कि मलबा है, जो नीचे जाकर के इस कदर तबाही मचाएगा कि वहां पर मौजूद सब कुछ, सारी बिल्डिंग्स, सबको तबाह करने का मादा रखता है। ये वो बारूद है जो कि भेजा गया एक मिसाइल के द्वारा, जो कि आसमान में बिखरता है छोटे छोटे क्लस्टर में, और उसके बाद नीचे जाकर के सब कुछ तबाह कर देता है। एक मिसाइल 25 से 30 क्लस्टर और 25 से 30 हमले विस्फोट के बाद उतनी ही जबरदस्त तबाही लेकर के वो आता है। दो तस्वीरें, दो खबरें। पहली खबर ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साफ तौर पर कच्चा तेल देने से इनकार कर दिया गया है। प्रेशराइज वाली जो पॉलिटिक्स है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान की तरफ से, ताकि यूएस जल्द से जल्द ईरानी तेल पर से पाबंदी हटा दे। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जो कि मध्य इजराइल से आई है, मध्य इजराइल के आसमान से आई है, जहां मिसाइल से हमला किया गया, तो क्लस्टर वॉरहेड वाली जो मिसाइल्स हैं उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान की धरती एक बार फिर दहल गई। ईरान में एक बार फिर भूकंप आया। बताया गया कि ईरान के बुशहर शहर में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। बुशहर शहर में भूकंप की खबरों ने अमेरिका और इजराइल के साथ दुनिया भर के कान खड़े कर दिए। आशंका जताई जाने लगी कि क्या ईरान ने परमाणु टेस्ट किया, क्योंकि बुशहर में ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर है, और परमाणु टेस्ट की वजह से आने वाले भूकंप की तीव्रता भी करीब 4 के आसपास होती है। बुशहर न्यूक्लियर सेंटर को ईरान ने रूस के सहयोग से बनाया है। यहाँ रूसी इंजीनियर और वैज्ञानिक भी मौजूद रहते हैं, और शायद यही वजह है कि कुछ दिन पहले ही रूस ने बुशहर पर हमलों को लेकर अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी थी। ईरान परमाणु ताकत बन सकता है, उसके पास संसाधन है, कच्चा माल है, लेकिन माहौल नहीं मिल पा रहा। IAEA के मुताबिक ईरान में अभी भी परमाणु हथियार बनाने की क्षमता है। IAEA के मुताबिक ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलो यूरेनियम मौजूद है, जिससे 10 से ज्यादा परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं।
हालांकि अमेरिका और इसराइल ईरान के परमाणु क्षमता के कमजोर होने का दावा कर रहे हैं। उनके ऐसा कहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों देशों ने मिलकर ईरान के परमाणु केंद्रों पर जबरदस्त अटैक किए। हालांकि एक सच ये भी है कि ईरान के पास मौजूद 440 किलो यूरेनियम का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। फिलहाल ईरान में भूकंप तो आया है। अब ये भूकंप प्राकृतिक है या अमेरिका और इसराइल के हमलों की वजह से आया या फिर न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आया, लेकिन एक बात तो साफ है कि जंग में तबाही बहुत भयानक हो सकती है। ईरान और अमेरिका के इस जंग के अब परमाणु युद्ध में बदलने के आसार बनते जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि हम ऐसा आखिरकार क्यों कह रहे हैं। क्योंकि जंग में अमेरिका इजराइल को हराना लगभग नामुमकिन हो गया है ईरान के लिए। हाँ, ईरान हमले कर रहा है, छोटे मोटे नहीं बहुत बड़े हमले कर रहा है, लेकिन फिर भी इन दो देशों को हराना लगभग नामुमकिन हो गया है। और ईरान के पास तो पहले से 60% संवर्धित करीब 400 किलो यूरेनियम है। उसका इस्तेमाल कभी तो करेगा जब ये हमले ईरान पर उसकी पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर हो जाएंगे कि वो उसे रोक पाए। तब हो सकता है कि वो अपने परमाणु जो हथियार उसका इस्तेमाल करे संवर्धित यूरेनियम से, क्योंकि छोटे छोटे जो टैक्टिकल वेपन है वो बना पाना संभव है। तो ऐसे में वो उसका इस्तेमाल भी तो करेगा आने वाले वक्त में। आईएईए साफ तौर पर यह कह रहा है कि उससे पता ही नहीं है कि 400 किलोग्राम जो यूरेनियम में संवर्धित वो कहाँ रखा गया है। ईरान ने 2 हफ्ते में बम बनाने का दावा किया था। इस दौरान वहां पर 2 बड़े बड़े भूकंप आते हैं, मैन मेड भूकंप आते हैं। लेकिन मैन मेड भूकंप आने की वजह से ये सवाल अपने आप में और अहम हो गया कि क्या उसने परमाणु हमले के लिए परमाणु हथियार बना लिए हैं। ईरान के पास अब खोने के लिए वैसे भी बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। हर शहर का हाल ऐसा हो गया कि वो खंडर में तब्दील हो गए हैं। ईरान का राजधानी तेहरान हो या फिर इसके अलावा बुशहर हो, हर जगह का हाल तो यही है ना कि खंडर हो गए हैं वो। आखिरी विकल्प के तौर पर परमाणु हमले ही संभव है। वो पहले ही कह चुका था कि वो 2 हफ्ते के भीतर परमाणु हथियार बनाएगा। 2 मैनमेड भूकंप वहां पर आए हैं। नौशेरा में भी वो भूकंप आया था, गैराश में, ईरान के गैराश में दरअसल वो भूकंप आया था जिसमें एटमी परीक्षण की अटकलें बढ़ गई थी। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि ये परमाणु वॉर क्या हो सकती है। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, ईरान के पास लड़ने के लिए भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा है। वो कहता जरूर है, लेकिन क्या उन मिसाइल से उतना नुकसान कर पाता है जितना नुकसान उसे होता है, सवाल ये है। और गैराश में जो भूकंप आए थे उसने ये हलचल को और ज्यादा बढ़ा दिया है कि उसकी तरफ से परमाणु हथियार बना लिए गए हैं जिसका इस्तेमाल वो इस युद्ध में कर सकता है। अब खबर क्या है? खबर यह है कि ईरान का अमेरिका के बेस पर ड्रोन अटैक देखने को मिला है और प्रॉक्सी के माध्यम से ये ड्रोन अटैक इस बार किया गया है, जिसमें बगदाद में भी हमले की खबर है। 4 ड्रोन से हमला किया गया है। एक बार फिर से ये खबर आपको दोहरा देती हूँ कि ईरान ने अमेरिका के बेस पर ड्रोन से अटैक किया है, प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया है, हिजबुल्लाह का इस्तेमाल किया गया है, हूती का इस्तेमाल किया गया है। बगदाद में जो हमला हुआ है उसमें 4 ड्रोन से हमला किया गया, ये बताया गया है। बगदाद से जुड़ी हुई अभी खबर हमने आपको बताई थी कि अमेरिका के लॉजिस्टिक्स पर हमला किया गया था, अमेरिकी बेस पर ड्रोन अटैक किया गया था। और अब इसमें यह जानकारी और मिलती है कि प्रॉक्सी के माध्यम से दरअसल ये इराक की राजधानी बगदाद में हमला हुआ है, जिसमें 4 ड्रोन से हमला किया गया है। 4 ड्रोन से बगदाद को निशाना बनाया गया है। एक बार फिर से आपको उसी की तस्वीरें भी दिखा देती हूँ जो लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई तस्वीर आ रही थी कि यहाँ बगदाद में जो हमला किया गया उसकी वजह से एक बड़ा नुकसान किया गया है अमेरिका का। और ये नुकसान इस तरीके से किया गया है कि अमेरिका पीछे हट जाए। सिर्फ और सिर्फ प्रेशर है ये, लेकिन इसके साथ साथ प्रेशर की वजह से सब कुछ तबाह हो रहा है। एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। जंग से जुड़ी हुई जो खबर है कि यूएस ईरान युद्ध से जुड़ी हुई इस खबर के माध्यम से ये बताया गया कि यूएस सेटकॉम कमांडर का जो बड़ा दावा है वो देखने को मिला है। इसमें यूएस सेटकॉम कमांडर की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि ईरान की जो मिसाइल्स पावर है वो कम होती जा रही है। ये कहा गया कम हो रही है ईरान की क्षमता है। एडमिरल ब्रेड कूपर की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मिसाइल पावर की क्षमता कम हो रही है। और मिसाइल पावर की क्षमता अगर कम हो रही है तो अब आगे कैसे लड़ेगा। इन सब के बीच में खबर ये आई थी कि चीन की तरफ से हथियार मुहैया करवाए जा रहे हैं ईरान को। यानी ईरान को पहले से ये आशंका थी कि अगर ये युद्ध लंबा चल जाता है तो क्या उसके पास सच में इतनी मिसाइल्स है कि वो इस युद्ध को और लंबा खींच सके। और दोनों ही देश यही तो प्रयास कर रहे हैं कि कोई एक तो होगा जिसके हथियार खत्म हो जाए। अब अमेरिका ने तो नया व्यवसाय खड़ा कर लिया है हथियार बेचने में, और वो मिडिल ईस्ट में सबका ही हथियार सप्लाई कर रहा है, सिर्फ ईरान को नहीं। ईरान से तो क्योंकि लड़ भी रहा है,
अब ईरान की अगर मिसाइल पावर कम हो जाती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है, तो उसके पास घुटने टेकने के अलावा आखिरकार बचता क्या है? और अब यही तो दावा किया गया है यूएस सेटकॉम कमांडर की तरफ से कि ईरान की जो क्षमताएं हैं वो कम हो रही है। ये एडमिरल ब्रैड कूपर है, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया है। अब एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि अभी तक 22 दिन में कितनी तबाही इस युद्ध ने लाई है। जंग में अमेरिका को बड़ी राहत मिली। उससे दूर जा रहे एक साथी आखिरकार उसके पास लौटता दिख रहा है। ब्रिटेन ने अमेरिकी सेना को ब्रिटिश ठिकानों का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। हालांकि ये इजाजत सशर्त दी गई है। ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है ताकि ईरान के उन ठिकानों पर हमला किया जा सके जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। ब्रिटेन के इस फैसले से हॉर्मुज में खलबली मचने के आसार हैं। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के मंत्रियों ने ईरान के कारोबारी जहाजों पर हमलों को लेकर एक बैठक की, क्योंकि हॉर्मुज में ब्रिटेन के भी जहाज फंसे हैं। बैठक में तय किया गया कि अमेरिका इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन के ठिकानों का इस्तेमाल करेगा, जिसमें हॉर्मुज में जहाजों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मिसाइल ठिकानों को नष्ट करने का अभियान भी शामिल है। ब्रिटेन का कहना है कि वो इस बात पर सहमत हुए हैं कि ईरान के लापरवाह हमले ब्रिटेन के करीबी सहयोगियों और खाड़ी साझेदारों के जहाजों पर भी किए गए, लिहाजा उनकी सुरक्षा के लिए ब्रिटेन ने कदम उठाया। ब्रिटेन के फैसला अहम माना जा रहा है क्योंकि अब तक अमेरिका को ब्रिटेन का साथ नहीं मिला था। कुछ दिनों पहले यूके की पीएम कीर स्टारमर ने अमेरिका की ऐसी ही अपील को रिजेक्ट कर दिया था। स्टारमर ने साफ कहा था कि उसके किसी भी सैन्य बेस का इस्तेमाल ईरान जंग में नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं होगा, मगर ईरान ने जिस तरह से ब्रिटेन की खाड़ी सहयोगियों पर अटैक किए, उसके बाद से ब्रिटेन ने अपने रुख में बदलाव किया। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह में मौजूद डिएगो गार्सिया और ग्लॉस्टरशायर में आरएएफ एयरफोर्स के इस्तेमाल के लिए अमेरिका को इजाजत दे दी। डिएगो गार्सिया पर अमेरिका के बॉम्बर B-2 और B-52 तैनात हैं। अब आपको ये बताते हैं कि ईरान का जो तेल वाला प्लान है उस पर आखिरकार कैसे गच्चा खा गया है अमेरिका, ट्रंप। अब सबसे पहले ये समझिए कि युद्ध से पहले जो रोज 20 से 21 मिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद हैं वो निकलते थे ईरान से। युद्ध के बाद स्थिति यह है कि कमर्शियल शिपिंग ट्रैफिक में 97% तक भारी गिरावट हुई है। इन्होंने सोचा था कि इससे वो ईरान को तबाह कर देंगे, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो कमी हुई है उसके बाद अब प्रतिबंध हटाने वाली कगार पर खुद ट्रंप पहुंच गए हैं। तो युद्ध से पहले ये आंकड़े थे, युद्ध के बाद वो स्थिति थी। युद्ध से पहले हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20% तेल निकलता था, लेकिन वैश्विक बाजार में रोज 15 से 18 मिलियन बैरल तेल की कमी हो गई है। और इसके साथ साथ अब ईरान की तरफ से ये कह दिया गया है कि इंटरनेशनल मार्केट में वो किसी भी कच्चे तेल की आपूर्ति को पूरा नहीं करने वाला है, अतिरिक्त आपूर्ति को। ये एक बड़ा झटका लगा है। 20% एलएनजी की आपूर्ति हॉर्मुज स्ट्रेट से होती थी, सिर्फ वही टैंकर निकल रहे हैं जिन्हें ईरान जाने दे रहा है। ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल के टैंकर्स को तो वो निकलने ही नहीं देगा, उसके लिए बाकायदा उसने हॉर्मुज स्ट्रेट के नीचे माइंस बिछा दी हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये समझ लीजिए कि अमेरिका और इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन इसके साथ साथ यूरोप और एशिया भी अछूता नहीं रहेगा इससे। रोज 20 से 21 मिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद निकलते थे, लेकिन अब उसमें हम भारी गिरावट देख रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। ट्रंप ने सोचा था कि ईरान को वो घेरेंगे तेल के खेल पर, लेकिन ट्रंप उसी में सबसे पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब वो खुद इस स्थिति में आ गए हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए बाकी देशों से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, और वो बाकी देश भी आईना दिखा रहे हैं कि लड़ाई आपने शुरू की थी, अब आप जाकर के चाहिए। अब एक और खबर आ रही है कि इराक में यूएस के ठिकाने पर एक बड़ा हमला हुआ है। इराक में यूएस के ठिकाने पर जो हमला किया गया है वो राजधानी बगदाद में ही किया गया है। बगदाद एयरपोर्ट परिसर में यूएस के ठिकाने पर अटैक किया गया है। बगदाद डिप्लोमेटिक सपोर्ट सेंटर पर हमला किया गया। हमले के बाद सेंटर के पास भीषण आग लगी हुई नजर आती है। वो सेंटर जिस पर यह हमला हुआ है, जिस पर आग लगी हुई नजर आती है, ये एयरपोर्ट के पास ही अमेरिका का एयरबेस है। हमने पहले भी आपको ये खबर बताई थी, क्योंकि जब 1 मार्च को पलटवार शुरू किया गया था ईरान की तरफ से, तो उसने सबसे ज्यादा जो नुकसान है
वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एयरबेस को ही पहुंचाना शुरू किया गया था, जिसमें बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका का एयरबेस बना हुआ है, वहां पर उस वक्त भी नुकसान पहुंचाया गया था। और इस बार एक बार फिर से वहीं पर हमला करके उस जगह को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया गया है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने का प्रयास किया गया है। और जो ड्रोन और मिसाइल भेजी गई थी वो इसमें सफलता पूर्वक अपने हमलों को कामयाब करती हुई नजर आई है। जो निशाना साधा गया था ईरान की तरफ से वो पूरा हो गया है। दरअसल उसकी वजह से ये तस्वीर यहां पर बदली हुई नजर आती है, जो ये बताती है कि अमेरिका के एयरबेस को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। और अभी तक अगर आप बात करें तो इस युद्ध में अमेरिका के 16 से ज्यादा फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा दिया गया। इसमें F-35 भी है, जिसे आसमान में ही भेदा गया। अमेरिका ने ईरान के साथ जंग में भारी नुकसान उठाया। अमेरिका की करोड़ों रुपए की मिसाइल्स ईरान के कुछ लाख में तैनात ड्रोन और रॉकेट को तबाह करने में खर्च हो गई। ईरान ने न केवल अमेरिका की मिसाइल्स बर्बाद करवाई बल्कि उसके डिफेंस सिस्टम को भी तबाह किया। अमेरिका ने पहले तो खाड़ी देशों और इजराइल में अपने डिफेंस सिस्टम तैनात किए। थार्ड और पैट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम से खाड़ी देशों की सुरक्षा को पुख्ता किया। इजराइल में थार्ड और पैट्रियट के अलावा डेविड स्लिंग जैसे सिस्टम भी तैनात किए गए। जंग के बीच अमेरिका हथियारों का बड़ा सौदागर भी बन गया। अमेरिका खाड़ी देशों को $16 बिलियन के हथियार बेचने जा रहा है। इनमें से एयर डिफेंस सिस्टम और रडार भी शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक कुवैत को $8 अरब की लागत से दुनिया के सबसे एडवांस लोअर टियर एयर एंड मिसाइल डिफेंस सेंसर रडार मिलेगी। जबकि जॉर्डन को लड़ाकू विमानों के रखरखाव और लॉजिस्टिक्स के लिए $70.5 मिलियन की मदद मिली है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन ने यूएई, कुवैत और जॉर्डन को अरबों डॉलर के घातक हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इस डील से खाड़ी देशों के एयर डिफेंस और हमला करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक सबसे बड़ी डील कुवैत के साथ हुई, जिसके तहत कुवैत को $8 अरब में एडवांस लोअर टियर एयर एंड मिसाइल डिफेंस सेंसर रडार मिलेंगे। ये रडार हाई स्पीड टारगेट को ट्रैक करने और मिसाइल्स डिफेंस नेटवर्क को डेटा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अमेरिका यूएई को $4.5 अरब की लागत के रडार और दूसरे उपकरण देगा। संयुक्त अरब अमीरात को $2.1 अरब में एंटी ड्रोन सिस्टम, $1.22 अरब में बेहतर एयर टू एयर मिसाइल्स और $644 मिलियन में F-16 फाइटर जेट्स के लिए हथियारों की सप्लाई को मंजूरी दी गई है। साफ है कि अमेरिका भले ही नुकसान उठा रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था पर भले ही दबाव पड़ रहा हो, लेकिन उसकी हथियारों की इंडस्ट्री चमक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।